हेलो दोस्तों, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 8A का 8B वाला पार्ट है। यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ये 21वां क्वेश्चन है। तो 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के रूप में किसका गठन किया गया था। तो ये किया गया था, आप बताइए पहले क्या किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, बी कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, सी वित्त आयोग या डी अंतर्राज्यीय परिषद। तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था, 1952 में। और ये इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए कि नीचे दी गई छवि क्या दर्शाती है। क्या दर्शाती है बताइए जल्दी। क्या दर्शाती है। ए साइकिल पार्किंग है, बी साइकिल नहीं, सी केवल साइकिल, डी हरित क्षेत्र। ठीक है, तो ये है केवल साइकिल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ ना, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाए या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। बताइए किस इरादे से करना कहा जाता है। उसे कहा जाता है सदोष लाभ। जो हमारी आईपीसी की धारा 24 है वो सदोष लाभ के को डिफाइन करती है। तो सदोष लाभ का मतलब होता है सदोष लाभ, ये हमारे आईपीसी की सेक्शन 24 में लिखा हुआ है। ठीक है, और आईपीसी के सेक्शन 24 में ये लिखा हुआ है कि आप सदोष लाभ नहीं पहुंचा सकते किसी को गलत तरीके से। तो इस हिसाब से बेईमानी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहा है एक देश में जहां निजी सदस्य संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के शेयर और बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, वहां पूंजी की प्रविष्टि को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है क्या एफपीआई कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है क्या एफडीआई कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ये नीचे वाले भी हैं। तो इसे कहा जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ये है जैसे कोई फॉरेनर है और वो इंडिया में निवेश करना चाह रहा है। ठीक है, निवेश करना चाह रहा है और वो निवेश करता है तो शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगाता है, बॉन्ड में पैसा लगाता है, पूंजी कैपिटल भी यहाँ पे खरीद सकता है अपनी। तो इसको कहा जाता है एफपीआई। ठीक है, ये इकोनॉमिक से क्वेश्चन था। कह रहा है भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं जो शासक डैश से संबंधित है। किस शासक से संबंधित है। देखिए जो भीतरी स्तंभ शिलालेख हैं गुप्त साम्राज्य में, जो भीतरी स्तंभ शिलालेख हैं वो स्कंद गुप्त ने बनवाई। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना तो रूस से ली गई है, तो इस हिसाब से पी ठीक है। मौलिक अधिकार ये यूएसए से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो पी आर सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे की को प्रभावित नहीं करेगी। बताइए कौन सा मामला था। एबीसी बनाम राज्य, या यू बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी है मथुरा मलिंगम बनाम राज्य। हाँ, तो यही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें ये कहा गया था अगर किसी व्यक्ति को एक सज़ा दी गई है, फिर बी सज़ा भी दी गई है, फिर सी सज़ा भी दी गई है। ठीक है, तो ए बी सी 3 सज़ा दी गई है, तो राष्ट्रपति ने मान लीजिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके ये समाप्त कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है ये वाला जो आजीवन कारावास है वो समाप्त हो जाएंगे। इनके लिए अलग से समाप्त करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से समाप्त करना पड़ेगा। तो ये केस था मथुरा मलिंगम बनाम राज्य। ये 2016 का केस है। इसका मतलब ये है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग जो नए नए फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उन पर निगाह रखिए ताकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांसेस हैं। कह रहा है भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील कौन सी है। देखिए जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें सावरखारी झील है, राजस्थान में स्थित है। तो ये दुनिया की
तो नहीं, भारत की सबसे खारी झील है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है इसका आंसर। फिर जो बी वाला है वो है पुलिकेट झील, आंध्र प्रदेश। देखिए ये दो राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के सीमा को बनाता है। और ये पुलिकेट झील नेचुरल झील नहीं है, ये कृत्रिम झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। ठीक है, ऑप्शन सी है पोंगोंग त्सो, लद्दाख में। देखिए पोंगोंग त्सो भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो बचा कौन सा, डी। तो चिल्का झील जो है वो एक तटीय, भारत की सबसे तटीय छिछली झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है कि हम चाहें तो जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं जैसे सीबीआई है, एसपीजी है, तो और रॉ है, तो ऐसे लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीन सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 33 ये कहता है कि मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। आर्मी के जवान हुए, इन लोगों के मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनी विधायिका है। तमिलनाडु में है, राजस्थान में, बिहार में, केरल में। तो देखिए ये बिहार में है द्विसदनी व्यवस्था। ठीक है, अभी फिलहाल में देखिए 6 राज्यों में है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी विधान परिषद 6 राज्यों में है। ठीक है, अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक तो बिहार हो गया पहले ही, बिहार के बाद जो आंध्र प्रदेश है वो हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद है यूपी हमारा प्यारा सा। ठीक है, तो अब तक बिहार हो गया और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी। अब तो जो है 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। परंतु 2019 से पहले एक राज्य और था जिसको जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। अब वो राज्य तोड़कर लद्दाख बना दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो 7वां विधान परिषद वाला राज्य था उसको समाप्त कर दिया गया, उसकी विधान परिषद समाप्त है, अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी मौजूदा हालात में 6 ही विधान परिषद वाले राज्य हैं, यानी 2 सदनीय व्यवस्था वाले राज्य हैं। कह रहा है प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें उन्हें डैश को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसको सूचित करते हैं। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सिविल सेवक हैं या ग्रुप ए और बी सर्विस वाले लोग हैं उन पर लगे करप्शन के आरोप की सुनवाई करता है और किसी प्रकार के मतभेद को भी सुलझाता है। तो सीबीसी जो है हमारा सेंट्रल बिजनेस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, वो विभागीय करप्शन को कम करता है, विभागीय मतभेदों को दूर करता है, ये सारे काम है इसके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वैसे तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको एकदम से देख लेते हैं। तो एक तो जो जे सेठ और जीएल टंडन द्वारा दायर याचिकाओं को अदालत ने स्वीकार किया और सरकार से स्कूलों को योग को अनिवार्य बनाने को कहा। और एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर आयकर छूट पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय माउंटेन को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो देखिए जो फोंगपुई है इसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है, फोंगपुई को। और फोंगपुई मिजोरम में मिलता है, ये मतलब ये जो माउंटेन है ये मिजोरम में मिलता है और यहाँ पे फोंगपुई वन्यजीव अभयारण्य भी है। ठीक है, तो म्यांमार और मिजोरम की सीमा पर ये ब्लू माउंटेन स्थित है। कह रहा है एक एक्सेल सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजियों में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या जाता है, कंट्रोल प्लस फाइंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब हम किसी फाइल में कोई पेज को किसी का नाम ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ दबाते हैं, जैसे कि आप किसी भी नाम को सर्च करके उसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे हमारे रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ दबाते हैं और वहाँ फिर नाम सर्च कर लेते हैं।
कह रहा है किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन सी संस्था थी बताइए? वो थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसे 1977 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये ऐसी संस्था है जो अत्याचार के खिलाफ अभियान चलाती है और लोगों को उनके अधिकार दिलाती है, मानव अधिकार दिलाती है। कह रहा है 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियां आम हितों के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या जांच के लिए डैश का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था बताइए? वित्त आयोग का, अंतर्राज्यीय परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद का या नीति आयोग का? देखिए, वित्त आयोग तो हर 5 साल पे गठित किया जाता है। ऑप्शन बी नहीं है। सी में कह रहा है विकास परिषद, हमने अभी पढ़ा 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और डी नीति आयोग, तो नीति आयोग तो हमारा 2015 में बना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विकास परिषद बनी थी 1990 में, जब सरकारिया जो हमारे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के आर.एस. सरकारिया, उन्होंने मतलब राज्यों के बीच में मतभेद को दूर करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की सिफारिश की थी। फिर 1990 में गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार किया और अंतर्राज्यीय परिषद बना दी। देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं करता है? क्या वो मंत्रियों की सिफारिश पर नहीं करता है? सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो मंत्रियों की सिफारिश है उस पर कोई भर्ती नहीं होती है। कह रहा है यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो ऐसे में राष्ट्र का कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष या किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल। देखिए, इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न होने पर उनके बाद आते हैं और फिर वही उसका पद ग्रहण कर लेंगे। देखिए, क्रम यह है कि राष्ट्रपति के मर जाने या फिर किसी कारणवश पद छोड़ने से उपराष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति का कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो CGI राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं। और हमारे पास 1+33 जज हैं, तो इस हिसाब से जो जो वरिष्ठतम आता जाएगा 33 में से वो राष्ट्रपति बनता जाएगा। मान लीजिए कहीं बम ब्लास्ट हो गया और CGI मर गए और 32 जज मर गए, एक बचा है, तो वो ही बना दिया जाएगा भारत का अंतरिम राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन है डैश एक प्रोग्राम कोड है जो एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंतःस्थापित हो जाता है। जब किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंतःस्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और उपयोगकर्ता के वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण जावा, एक्टिवएक्स, MS। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है जब हम मान लीजिए SSC का फॉर्म भरते हैं तो हमारा जो कोड होता है, जो पासवर्ड होता है, अगर हम उस पर सेव कर देते हैं उस साइट पर जाके, तो जो पासवर्ड है वो अपने आप शो होने लगता है। देखिए ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है, तो हमने जितने भी पासवर्ड अब तक डाले हैं वो सब यहाँ सोने लगे, 1 2 3 4 5। तो जो हमारा पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो अपने आप यहाँ पे आ जाता है पासवर्ड हमारा। तो ये कहना चाह रहा है कि इस तरह की व्यवस्था जो होती है वो कैसा प्रोग्राम कोड है, किस प्रकार का? तो ये है बी, सक्रिय विषय वस्तु प्रकार का कोड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक डैश हैं, क्या है? सामरिक निकाय हैं, कार्यकारिणी निकाय हैं, संवैधानिक निकाय हैं, ये सब संविधानेतर निकाय हैं। बताइए किस प्रकार के हैं? तो ये है संविधानिक निकाय। देखिए हमारा जो अनुच्छेद जो हमारा 148 है, 148 अनुच्छेद है, वो कहता है कि भारत में एक कैग होगा। क्या होगा? कैग होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसको केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छी पावर है। तो जो CGI को जिस प्रकार से हटाया जा सकता है उसी प्रकार से कैग को हटाया जा सकता है। बहुत पावरफुल पद है और ये संवैधानिक पद है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सब्सक्राइब बढ़ जाए। चलिए, धन्यवाद।